जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम अपना पटवार भर्ती के लिए और वीडियो भर्ती के लिए भारतीय इतिहास का सेकंड मैराथन पढ़ने वाले हैं। इसमें हम मध्यकालीन भारत की बात करने वाले हैं। इससे पहले हम प्राचीन भारत के बारे में एक वीडियो बना चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, पहले आप वो वीडियो देख लें। उस वीडियो में हमने बात की थी प्रागैतिहासिक काल से लेके और हर्षवर्धन तक का शासनकाल हमने कवर किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे 712 एडी मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर आक्रमण से 1707 एडी औरंगजेब की मृत्यु तक। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो सबसे बड़ा बदलाव आता है भारत में, प्राचीन भारत में हम जिस धर्म की बात कर रहे थे, हमने शुरुआत की थी उस समय से जब कोई धर्म नहीं था। मनुष्य केवल शिकार या खेती पर निर्भर करता था। फिर धीरे धीरे हिंदू धर्म का विकास भारत में हुआ। उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म। फिर एक समय आता है 712 एडी, जब मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम धर्म का विस्तार करते हुए भारत में प्रवेश करता है और पहला सफल आक्रमणकारी बनता है। जिसके बाद हम तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद फिर हम 5 राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, जिसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। इसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद, लोधी। फिर उसके बाद मुगल काल में हम प्रवेश करेंगे और इसी के बीच में एक सूरी वंश और हम उस पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे। उसके बाद फिर मुगल काल और उसका इतिहास हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे बात करना चाहता हूँ कि मिडवल इंडिया में आजकल जो ट्रेंड रहा है आरपीएससी का या इवन यूपीएससी तक का, वो इनकी राजनीतिक उपलब्धियां अब इतनी नहीं पूछी जाती हैं। क्वेश्चंस जो आते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके दरबार में जो विद्वान रहे हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें ऑथर्स हो सकते हैं या राइटर्स हो सकते हैं। उसके अलावा कोई संगीतकार हो सकता है, कोई चित्रकार हो सकता है, कोई किताब हो सकती है, कोई चित्र हो सकता है या कोई फेमस बिल्डिंग या आर्किटेक्चर। उनसे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में हम राजनीतिक उपलब्धियां कम फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां और याद करने की कोशिश करेंगे इनसे संबंधित जो विद्वान हैं उनके बारे में, उनकी किताबों के बारे में। तो चलिए, ये मैंने आपको एक टाइमलाइन बताया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने एंशियंट इंडिया अभी तक पढ़ा, जिसमें हम प्रागैतिहासिक काल पढ़े, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसमें हर्षवर्धन तक हम पढ़ चुके। अब हम शुरुआत करेंगे 712 एडी से और 1707 तक, जिसको मध्यकालीन भारत कहा जाता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास कहा जाता है। इसमें प्रवेश करने से पहले हम इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि उसका एक बिग इम्पैक्ट हमें इस जो समय काल है इसके दौरान देखने को मिलता है। तो देखिए, बात करते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म के फाउंडर कहे जाते हैं हजरत मोहम्मद साहब, ये आप लोग जानते होंगे। इनका जन्म 570 एडी में मक्का में हुआ। उसके बाद 610 एडी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। हीरा नामक की एक गुफा थी उसमें। 622 एडी में इन्हें मक्का से मदीना के लिए हिजरत करनी पड़ी। एक्चुअल में क्या हुआ कि इस्लाम धर्म जो है वो एक मान्यता पर चलता है कि ईश्वर एक है और उसका नाम है अल्लाह, जिसकी ना कोई मूरत है ना कोई सूरत है। तो इसलिए ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। जब मोहम्मद साहब ने अपने विचारों को जो कबीलाई क्षेत्र थे उनमें फैलाना शुरू किया, तो वहाँ जो धर्म पहले से चल रहे थे या जो मान्यताएं प्रचलित थी, तो उनका विरोध मोहम्मद साहब को झेलना पड़ा, जिसकी वजह से इन्हें मक्का से मदीना के लिए हिजरत करनी पड़ी। हिजरत का मतलब होता है कि जाना किसी रीजन की वजह से। तो इस यात्रा को या इस जर्नी को क्या कहा गया? हिजरत। और ये कब की गई? 622 एडी में। इसी समय से
इस्लाम धर्म में हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है, हिजरी संवत। तो ये जननी कही जाती है हिजरत, और इससे शुरुआत होती है हिजरी संवत की। उसके बाद मोहम्मद साहब के जाने के बाद उनके सबसे बड़ा सवाल इस्लाम धर्म में ये था कि अब उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। इसको लेके दो कैंडिडेट सामने थे। एक थे अबू बकर, जो उनके सलाहकार रहे थे उनके जीवन काल के दौरान। एक थे उनके प्रिय शिष्य या पहले शिष्य अली, जो उनके दामाद भी थे। तो ये उनके उत्तराधिकारियों का क्रम रहा क्या, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अब ऐसे लोग जो अली को पहला खलीफा मानते हैं, खलीफा कौन, जो मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी और इस्लाम धर्म का प्रमुख पद हुआ करता था उस समय, उसको कहा जाता था खलीफा। तो ऐसे लोग जो अली को पहला खलीफा मानते हैं उनको कहा जाता है शिया मुस्लिम, जो विश्व में 15 से 20% पॉपुलेशन जिनकी है। और ऐसे लोग जो अबू बकर को पहला खलीफा, उसके बाद उमर, उस्मान और फिर अली को चौथा खलीफा मानते हैं, उनको कहा जाता है सुन्नी। इसके बाद शिया सुन्नी विवाद स्टार्ट हो जाता है इस्लाम धर्म में। फिर इसके बाद इसके लगभग 100 वर्ष बाद एक खलीफा आते हैं, नाम था, एक शासक आते हैं अल हज्जाज। अल हज्जाज इनको श्रीलंका के जो शासक थे उस समय के, उनके द्वारा एक गिफ्ट्स का जहाज खलीफा के लिए भेजा जाता है, जिसको देवल नामक एक पोर्ट था जिसके ऊपर लूट लिया जाता है समुद्री लुटेरों के द्वारा। तो उसके लिए अल हज्जाज जो थे, उन्होंने जो उस समय सिंध के शासक थे दाहिर, उनको कहा उन समुद्री लुटेरों पे कार्रवाई करने के लिए, लेकिन दाहिर ने मना कर दिया। इसके बाद अल हज्जाज ने भेजा मोहम्मद बिन कासिम, जो उनका भतीजा था, उसको सिंध पर आक्रमण करने के लिए। तो पहला आक्रमण 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। इससे पूर्व में भी अरब जो शासक थे उनके द्वारा आक्रमण किए गए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। जो पहला सफल आक्रमण था भारत पर, वो किया मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में। 2 वर्ष तक ये यहाँ शासन करते हैं। इसके बाद जब दाहिर के साथ इनका युद्ध होता है तो ये दाहिर को हरा देते हैं। इसके बाद इनकी 2 पुत्रियां थीं, उनको लेके और जो खलीफा थे उनकी यहाँ उनकी सेवा में भेज दिया जाता है, जिनको लेके विवाद स्टार्ट होता है। तो उसके बाद फिर जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसकी मृत्यु हो जाती है। उसी विवाद के दौरान इनको जेल में डाल दिया जाता है, तो उसके दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये एक कहानी थी इसके बारे में कि भारत में जो इस्लाम धर्म था उसका विकास कैसे हुआ। तो जो पूर्वी पश्चिमी जो एशिया था वहाँ से इस्लाम धर्म चलता हुआ भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र था उस तक पहुंचा, और सबसे पहले सिंध में। तो देखिए, मोहम्मद बिन कासिम 712 से 714 भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था। इसने सिंध पर आक्रमण करके दाहिर नामक शासक को हराया। भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान था, पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारत में जजिया कर इम्पोज किया। जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया कि या तो जजिया कर दो या फिर धर्म परिवर्तन करो। तो ये गैर मुसलमानों पे लगाया जाता था। किस पे? गैर मुस्लिमों पे, गैर मुस्लिम। और इससे शुरुआती दौर में विकलांग, विधवा और जो ब्राह्मण होते थे उनको इससे छूट मिलती थी, विकलांग, विधवा और ब्राह्मण। लेकिन बाद में कुछ शासक ऐसे आए जिन्होंने अपनी कट्टरता दिखाते हुए ब्राह्मणों पे, विधवाओं पे, विकलांगों पे, उन तक पे ये कर इम्पोज किया। इसने भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए जिन्हें दिरहम कहा जाता था। यूएई में आज भी ये करेंसी प्रचलित है। अब जैसा मैंने बताया कि हमें इसमें सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, इनके जो बुक्स, ऑथर्स, उनके बारे में। देखिए, चरक द्वारा चरक संहिता लिखी गई थी, गुप्त वंश जब हमने कल पढ़ा था तो उस समय हमने चरक संहिता और पंचतंत्र, इन दोनों, विष्णु शर्मा की बुक है पंचतंत्र, जो आप बचपन में जो कहानियां सुनते हैं या आपके सिलेबस में भी जो कहानियां होंगी, चालाक लोमड़ी और ऐसी कहानियां कुछ आपने सुनी होंगी, वो सारी पंचतंत्र से ली गई हैं और ये बहुत फेमस बुक है पूरी दुनिया में। तो चरक संहिता और पंचतंत्र, इनका अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। पंचतंत्र का आपको जिस नाम से अनुवाद किया गया वो नाम याद रखना है। पंचतंत्र का अनुवाद किया गया कलीला व दमना नाम से, कलीला व दमना।
इसके बाद तो इसमें हमें क्या याद रखना है, मोहम्मद बिन कासिम याद रखना है, उसका आक्रमण याद रखना है 712 AD, भारत पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम, और पंचतंत्र का जो अरबी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया, कलीला व दमना नाम से। इसके बाद अगला है महमूद गजनबी। ये तुर्क आक्रमण हुए दो भारत पर, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी। सेंट्रल एशिया में एक जगह है गजनी, जहां गजनी डायनेस्टी, जिसका फाउंडर कौन था, अल्पतगीन। अल्पतगीन का गुलाम था कौन, सुबुक्तगीन, और इसका बेटा था कौन, महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, जिनमें से कुछ इंपोर्टेंट आक्रमण आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, देखिए पहला आक्रमण 1000 में पेशावर के शासक जयपाल पर किया। जब महमूद गजनबी ने पेशावर के शासक जयपाल को हराया, तो उसके बाद इसका मजाक बना के इसको जिंदा छोड़ देता है, जिसके बाद जयपाल को इतनी आत्मग्लानि होती है कि ये सुसाइड कर लेता है। फिर इसका बदला लेने के लिए इसका जो पुत्र था आनंदपाल, वो गजनी पर आक्रमण करता है, लेकिन वो भी मारा जाता है एक युद्ध के दौरान। देखिए 1001 में जयपाल को हराया, 1006 में नगरकोट हिमाचल का जो टेम्पल है उस पर आक्रमण किया, 1008 में आनंदपाल जो जयपाल का बेटा था उसको हराया, 1011, 1012 और 1016 में मथुरा पे आक्रमण किया और उज्जैन पे आक्रमण किया। इसके बाद 1014 में थानेश्वर पर आक्रमण किया और वहां भगवान कृष्ण की मूर्ति को खंडित किया। क्यों, क्योंकि इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा हराम मानी जाती है, और इसने मूर्ति भंजक की उपाधि भी धारण की। मूर्ति भंजक की उपाधि किसने धारण की, महमूद गजनबी ने। इसने 16, इसका जो सबसे फेमस आक्रमण है वो हमें याद रखना है, कौन सा, 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर गुजरात पर किया, 1025 AD में किया। उस समय गुजरात का शासक कौन था, चालुक्य वंश का भीम प्रथम। भीम प्रथम के समय महमूद गजनबी भारत आता है, भारत पर आक्रमण करता है। भीम सेकंड के समय मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है, ये आपको याद रखना है। 1027 में इसने अपना आखिरी आक्रमण जाटों पर किया, 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। सोमनाथ मंदिर को पहली बार पत्थरों से भीम प्रथम ने बनवाया था। यह सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला भारत का प्रथम शासक कौन था, महमूद गजनी। और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन, मुस्लिम शासक कौन था, महमूद गजनी। गाजी कौन होता था, जो किसी, जब इस्लाम में एक मान्यता है कि जो लोग युद्ध में शहीद हो जाते, जो मारे जाते हैं उनको शहीद की उपाधि दी जाती है, और जो लोग बच जाते हैं उनको गाजी कहा जाता है। तो गाजी की उपाधि किसको दी गई, गाजी की उपाधि धारण की किसने, महमूद गजनवी ने। अब फिर जैसे हमने पढ़ा पंचतंत्र, और पंचतंत्र का अनुवाद पढ़ा, इसी तरीके से महमूद गजनवी के समय जो राइटर्स थे उनका नाम, इन चार में से आपको एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। अल-बरूनी 1014 में भारत आया, किताब है इसकी किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। अल-बरूनी वो व्यक्ति था जिसने जो पुराण थे उस समय उनका अध्ययन किया, उनका अनुवाद करने की कोशिश की। अल-बरूनी किताबुल हिंद और तहकीके हिंद, तहकीक का मतलब होता है खोज। फिरदौसी शाहनामा नामक बुक लिखी, कुतबी चचनामा फारसी भाषा में लिखी, वैहाकी तारीखे सुबुक्तगीन, तारीखे सुबुक्तगीन लिखी। तो चार राइटर कौन कौन से, अल-बरूनी, फिरदौसी, कुतबी और वैहाकी। अल-बरूनी की बुक है किताबुल हिंद, इनको याद करना है, चाहे आपको राजनीतिक उपलब्धियां याद हो नहीं हो, लेकिन जो सांस्कृतिक उपलब्धियां या आर्किटेक्चर या बुक्स, ऑथर्स, इनके नाम आपको याद होने चाहिए मिडल इंडिया में से, अगर आपको नंबर्स लेने हैं तो। अल-बरूनी किताबुल हिंद, फिरदौसी शाहनामा, कुतबी चचनामा और वैहाकी तारीखे सुबुक्तगीन। अब इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। फर्स्ट आक्रमण मुल्तान के करमाई जाति के मुसलमानों पर किया, ये पाकिस्तान में पड़ता है मुल्तान। तो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों पर जो मोहम्मद गौरी था, उसका पहला आक्रमण मुल्तान पर था। मुल्तान की करमाई जाति थी, और ये करमाई जाति किसकी थी, मुसलमानों पर। और ये
विडंबना देखिए कि आज जो पाकिस्तान की मिसाइलों के नाम है वो महमूद गौरी और महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के नाम पे हैं, जिन्होंने उन पर आक्रमण किया। तो ये होता है जब आप सही इतिहास नहीं पढ़ते हैं या इतिहास से खुद को नहीं जोड़ते हैं। तो इसके बाद 1178 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात का शासक कौन होता था? भीम सेकंड। ये मैंने आपको बताया। इस समय ये अल्पायु के थे, तो इनकी माता जो थी नायका देवी, उन्होंने इस युद्ध का लीडरशिप थी वो इन्होंने की थी। इसमें जो आबू के परमार थे उन्होंने इनका सहयोग किया था। इसके कायंद्रा का युद्ध कहा जाता है। माउंट आबू के क्षेत्र में लड़ा गया। इसके बारे में हम राजस्थान हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ आपको क्या याद रखना है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद गौरी को हराने वाला भारत का प्रथम शासक कौन था, तो आपको पृथ्वीराज चौहान नहीं करना है। मोहम्मद गौरी को हराने वाला भारत का प्रथम शासक भीम सेकंड था। भीम फर्स्ट महमूद गजनवी से हार गया था, लेकिन भीम सेकंड मोहम्मद गौरी से जीता था। 1178 में मूलराज सेकंड ने मोहम्मद गौरी को माउंट आबू के क्षेत्र में पराजित किया। 1179 में इसने सिंध और कश्मीर पर आक्रमण किया। इसके बाद चौहान डायनेस्टी में शासक हुए कौन? पृथ्वीराज चौहान थर्ड। एक जगह है बठिंडा, आपने नाम सुना होगा। इसी का नाम था पहले क्या? तबर हिंद। ये चौहानों के शासन क्षेत्र में आती थी, या कहें दिल्ली के शासन क्षेत्र में आती थी, जिस पर मोहम्मद गौरी जो था वो कब्जा कर लेता है, जिससे पृथ्वीराज चौहान नाराज हो जाते हैं। वो जो तराइन का प्रथम युद्ध था 1191 में, उसमें मोहम्मद गौरी को हराते हैं, लेकिन उसके माफी मांगने के बाद उसको क्षमा कर देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। जिसके बाद जो भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध, या जिसने भारतीय इतिहास को पूरी तरीके से बदल के रख दिया, वो होता है कौन सा? तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। भारत में हिंदू शासन एक समय के लिए समाप्त हो जाता है। इसके बाद भारत में मुस्लिम धर्म या स्लेव डायनेस्टी इसके बाद स्टार्ट हो जाती है, और ये भारतीय इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। कौन सा? 1192 का सेकेंड तराइन। तो 1191 तराइन प्रथम कौन जीता? इसको जीतता है कौन? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। 1192 वाला जो युद्ध था तराइन सेकंड को कौन जीतता है? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने कहा जाता है कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया गजनी की तरह, लेकिन हर बार जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने इनको विफल किया। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये जानकारी मिलती है हमें चंद्रबरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे, उनकी किताब है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, इस किताब से हमें जानकारी मिलती है। 1193 में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद 1194 में एक युद्ध होता है। एक फैक्ट आपको याद रखना है कि 1192 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में अपनी कुटिया बनाई। एक बार आरपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस शासक के साथ भारत आए, तो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए। और किसके शासनकाल में भारत आए? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आए। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, बैटल ऑफ चंदावर, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की जो फूट थी उसका फायदा उठाया गौरी ने। तराइन प्रथम और तराइन द्वितीय जो युद्ध थे उनमें जो जयचंद थे उसने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान थे उनका जो प्रेम प्रसंग था संयोगता से लेके, उसके चक्कर में जो जयचंद था वो नाराज था, उसकी वजह से। तो 1194 में जो मोहम्मद गौरी था उसने किसको हराया? जयचंद को हराया। इसके बाद मोहम्मद गौरी भारत रुकता नहीं है, वो चला जाता है वापस लौट के कहाँ? अपने गौर प्रदेश। फिर यहाँ छोड़ के जाता है अपने 4 गुलामों को। पहला गुलाम और इसका जो दामाद भी था, नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा यलदौजी, तीसरा कुबाचा और चौथा बख्तियार खिलजी। इसमें से हमें 2 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश की स्थापना करता है भारत में, गुलाम वंश की स्थापना, और दूसरा बख्तियार खिलजी 1204 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करता है। इसकी स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने 413 ईस्वी में। तो बख्तियार खिलजी किसका गुलाम था?
गौरी का। और किसको नष्ट करता है? नालंदा विश्वविद्यालय को, नालंदा यूनिवर्सिटी को। उस समय बौद्ध धर्म का, बौद्ध शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। तो उसकी वजह से जो बख्तियार खिलजी था वो नालंदा विश्वविद्यालय को 1204-1205 ईस्वी में नष्ट कर देता है। इसके बाद बचता है कौन? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो गौरी का गुलाम था, गौरी का दामाद भी था। वो 1194 में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थापित करवाता है। ये भारत की प्रथम मस्जिद कही जाती है, भारत की प्रथम मस्जिद। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण, ये दोनों मस्जिद मोहम्मद बिन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया गया। तो पूर्ण कराने वाला 1229 में इल्तुतमिश था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। इसलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है, क्योंकि इसमें आने वाला शासक पिछले शासक का गुलाम था, इसलिए इस वंश का नाम पड़ा क्या? गुलाम वंश। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक को भारत का शासन मिला तथा यलदौजी को गजनी का शासन मिला, कुबाचा को काबुल और कंधार मिले, और जो बख्तियार खिलजी था वो बिहार, नालंदा उस एरिया में रहा। उसके बाद शुरुआत होती है किसकी? दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल है वो है 1206 से 1526, लगभग 320 वर्ष का शासनकाल। 5 वंश पढ़ते हैं हम इसमें, और कुछ 6 से 7 प्रमुख शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे। इनमें आपको याद क्या रखना है? इसमें आपको इनके निर्माण कार्य याद रखने हैं। इसके अलावा इनकी कुछ प्रसिद्ध विद्वान इनके दरबार में थे, वो याद रखने हैं। उनकी कुछ पुस्तकें आपको याद रखनी है। ये चीजें आपको फोकस करनी है। इसके अलावा कुछ प्रशासनिक सुधार और शब्दावलियां जिनसे प्रश्न बनते हैं वो आपको याद रखने हैं। प्रशासनिक सुधार और शब्दावली, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। पहला वंश है इसमें कौन सा? गुलाम वंश या स्लेव वंश। ठीक है, 1206 से 1290 एडी तक। पहला शासक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, गौरी का गुलाम। इसकी पहली राजधानी लाहौर थी। शासक बनने के बाद इसने अपनी जनता में लाखों रुपए का दान किया। ये एक लिबरल शासक माना जाता था उस समय, इसलिए लाहौर की जनता ने इसको लाख बख्श की उपाधि दी। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि लाख बख्श की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। यह इतिहास का इकलौता शासक था जिसने कभी सिंहासन का इस्तेमाल नहीं किया। ये स्वयं को, जब तक इसने शासन किया, ये स्वयं को गौरी के गुलाम के रूप में मानता था। अंत समय में जब गौरी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन गौरी का जो शायद भतीजा था या पुत्र था, उसने इसको जो गुलामी थी उससे मुक्त करता है बाद में। लेकिन तब जब तक ये अपना शासन करता है, तो पहली बात तो ये 2 चीजें आपको यहाँ याद रखनी है। पहला ये कि ये दिल्ली सल्तनत का शासक जरूर था, लेकिन इसने कभी अपनी राजधानी दिल्ली नहीं बनाई। तो दिल्ली का पहला शासक इल्तुतमिश कहलाएगा, जो इसका गुलाम है। इसके बाद हम अगला शासक पढ़ेंगे इल्तुतमिश। तो उसको आपको याद रखना है कि दिल्ली का पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश। और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने राजधानी अपनी लाहौर बनाई वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। इसने अपने गुलाम इल्तुतमिश को बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया। 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका मकबरा लाहौर में है। 1210 में इसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा। 1211 में इल्तुतमिश ने आराम शाह की मृत्यु और गुलाम वंश का अगला शासक बना। कौन? इल्तुतमिश। तो सेकंड जो इंपोर्टेंट जो रूलर है वो कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ये भारत का पहला सुल्तान था, क्योंकि इसने सुल्तान की उपाधि खलीफा से प्राप्त की थी। खलीफा कौन? इस्लाम धर्म का जो प्रमुख पद था उस समय वो। आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी था। तो पहला सुल्तान कौन? इल्तुतमिश, और आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी। 1205 में यलदौजी ने इल्तुतमिश पर आक्रमण किया और तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया। तो हमें जनरली तराइन प्रथम और तराइन द्वितीय याद रहते हैं।
कौन कौन से? तराइन प्रथम पृथ्वीराज चौहान, तराइन सेकंड पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी। तराइन तृतीय किसके बीच लड़ा गया? यल्दौजी और इल्तुतमिश के बीच। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौजी को पराजित किया। 1221 में चंगेज खां जो मंगोलिया का शासक था उसका आक्रमण हुआ। इसने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इल्तुतमिश में आपको याद रखनी है, पहली इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। दूसरा, इसने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए, जिन्हें चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? टका और तांबे को जीतल। तो टका और जीतल कहा जाता था। किसने चलाए? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी या दल चालीसा बनाया। दल चालीसा क्या था? दल चालीसा एक इसके प्रशासनिक अधिकारियों का समूह था, 40 लोगों का, जो इसके विश्वास पात्र समूह थे वो। तो ये आपको याद रखना है। तीसरी चीज के याद रखनी है, पहला कुतुब मीनार निर्माण पूर्ण करवाया, तांबे और चांदी के सिक्के चलवाए जिन्हें टका और जीतल कहा जाता था। तीसरा, तुर्कान चहलगानी का गठन करता है जिसको बाद में बलबन आके नष्ट करेगा। देखिए, इसने एकता प्रथा, युद्ध में जीते गए सैनिकों को में जमीन बांटना, ये कही जाती है एकता प्रथा। इसकी शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने। जो जमीन प्राप्त करते थे सैनिक, उनको क्या कहा जाता था? इक्तेदार। तथा कर वसूलने की जिम्मेदारी किसको होती थी? इक्तेदार को होती थी। इसके बाद 1229 में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया, इसलिए दिल्ली का पहला शासक कौन बना? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? उसकी बेटी थी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका बनती है, जिसको फिर बाद में इसके भाइयों का विद्रोह सहन करना पड़ता है, क्योंकि उस समय किसी महिला का शासक बनना बहुत बड़ी बात होती थी। और रजिया सुल्तान जो थी वो पहली ऐसी शासिका थी जिसको जनता द्वारा चुना गया। इल्तुतमिश ने जब अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को नियुक्त किया, तो रजिया सुल्तान का जो पब्लिक थी उसके बीच में एक अच्छी छवि थी, जो इसके भाइयों की नहीं थी। तो जब इसके भाइयों ने गद्दी पर कब्जा किया, तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान लाल रंग के कपड़े पहन के घोड़े पे बैठ के और जाती हैं कहाँ? जनता के बीच में न्याय मांगने के लिए। तब जनता इनको नियुक्त करती है क्या? दिल्ली का उत्तराधिकारी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन? रजिया सुल्ताना या रजिया सुल्तान, जिसको किसकी मदद से शासक बनी? है जनता की मदद से। 36 ईस्वी में इल्तुतमिश की घोषणा के विरुद्ध जाकर इसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह सिंहासन पर बैठता है। जिसके बाद हम अगली शासिका कौन पढ़ते हैं? रजिया सुल्तान। ये दिल्ली की प्रथम और एकमात्र महिला शासक थी। इन्हें एतगीन को बदायूं का इक्तेदार बनाया, अल्तुनिया को भटिंडा का इक्तेदार बनाया। याकूत खान रजिया सुल्तान का प्रेमी था, जिससे बाद में शादी करते हैं। तो जो इनके भाई थे रजिया सुल्तान के, उनकी जो उसका चाल का शिकार होते हैं कौन? याकूत खान और रजिया सुल्तान। तो अमीर आखुर का मतलब क्या होता है? जो अस्तबल का प्रमुख होता है। इसको आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, खुर होते हैं ना, खुर जानवरों के आपने खुर सुने होंगे, गाय के, कुत्तों के। तो इसी तरीके से घोड़ों के खुर होते हैं। तो अमीर आखुर तो किसका प्रमुख होता था? ये अस्तबल का प्रमुख। किसको बनाया गया? याकूत को। कौन था ये? रजिया सुल्तान का प्रेमी। 1240 में अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया। के बाद अल्तुनिया ने याकूत खान की हत्या की और रजिया सुल्तान को कैद कर लिया। इस विद्रोह के बाद 1240 में दल चालीसा बहराम शाह ने रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कैथल में की। एक चीज आपको याद रखनी है कि रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो हरियाणा के कैथल में है, लेकिन इसके बारे में इसको 3 जगह माना जाता है, जिनमें से एक जगह है कौन सी? राजस्थान की टोंक। तो कभी आरपीएससी का मूड घूमे, ये केवल एक लोक श्रुति है, या ऐसा माना जाता है, इतिहास का दावा करते हैं कि रजिया सुल्तान का मकबरा जो है वो टोंक में भी स्थित है। तो कभी आरपीएससी का मूड फिरे और ऐसे क्वेश्चन बाई चांस पूछ ले, तो आपको याद रखना है ये चीज। वैसे माना कहा जाता है कि हरियाणा के कैथल में इनका जो मकबरा है वो बना हुआ है। इसके बाद कौन शासक बनता है? बहराम शाह। तो कौन पढ़ा हमने सबसे पहले? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद कौन पढ़ा? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह। क्रम में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्रम से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर
कोई सांस्कृतिक या राजनीतिक उपलब्धि नहीं पूछनी है तो वो 4 शासकों के नाम देके उनको क्रम में सेट करने के लिए पूछ सकता है। तो आप 2-3 बार जब इन शासकों का नाम रिपीट करेंगे तो आपको क्रम अच्छे से याद हो जाएगा। तो रजिया सुल्तान के बाद अगला शासक कौन बनता है? बैराम शाह। बैराम शाह कौन था? जो तुर्कान चहलगानी थी उसका प्रमुख था। उसके बाद शासक बनता है नसीरुद्दीन महमूद। इसने बलवंत को वजीर नियुक्त किया और बलवंत को उलूग खां की उपाधि दी। इसके बाद शासक कौन बनता है? गयासुद्दीन बल्ब, जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक, अगर गुलाम वंश में 3 सबसे इंपॉर्टेंट शासकों की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और गयासुद्दीन बलबन। सुल्तान बनने के बाद जो बलबन ने दल चालीसा का अंत किया, इसका गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश। और दल चालीसा खत्म किसने किया? गयासुद्दीन बलबन ने। बलबन ने दिल्ली में लौह और रक्त की नीति अपनाई। लौह और रक्त की नीति का अपना मतलब क्या है? लौह का मतलब है कि आप सैन्य जो अपना ताकत है उसको मजबूत कीजिए, तलवारें, लोहे से मतलब तलवारें, सैन्य ताकत, इनको मजबूत कीजिए। और रक्त का मतलब है युद्ध, तो युद्ध और तलवार की जो नीति थी उसको अपनाया। इसने जो शासक का जो पद होता था उसकी गरिमा को बढ़ाया। इसने पेवोस होता है कि आपने मूवीज में देखा होगा कि कोई व्यक्ति आके शासक का हाथ चूमता है। और सजदा होता है कि जिसको हम जनरल भाषा में ढोक देना बोलते हैं, तो वो तो सजदा, पेवोस, ये ऐसी कुछ प्रथाएं शुरू की किसके लिए? कि शासक अलग दिखे। किससे? जो आम प्रजा है या आम जो पदाधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनसे शासकों को अलग दिखाने के लिए इसने गयासुद्दीन बलबन ने शासक के पद की गरिमा बढ़ाई। कैसे? पेवोस जैसी प्रथा शुरू करके, सजदा प्रथा शुरू करके। तो ये आपको याद रखना है। जर्मनी में लौह और रक्त की नीति किसने चलाई? बिस्मार्क ने। इसी ने सजदा और पेबोस जैसी प्रथा चलाई। औरंगजेब ने इसे खत्म कर दिया। औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक था, वो इन सबको हराम मानता था। बलबन ने नवरोज क्या होता है? नवरोज मतलब कि नया दिन, मतलब कि नववर्ष मार्च में आता है, मनाने की शुरुआत की। फारसी ईरान नववर्ष को ही नवरोज कहा जाता है। इसे लाहौर को औरंगजेब द्वारा खत्म किया गया। 1287 में मंगोलों का तीसरी बार आक्रमण हुआ और इस आक्रमण में बलबन का बेटा शहजादा मोहम्मद मारा गया। और इसकी याद में या इसकी तड़प में बलबन अपने प्राण त्याग देता है। 1827 में बलबन अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर अपने 1287 में बलबन अपने प्राण त्याग देता है। उसके बाद शासक बनता है कौन? इसका पौत्र कैकुबाद। मलिक फिरोज ने कैकुबाद का विश्वास जीतकर पंजाब का इक्तेदार बन गया। मलिक फिरोज 1290 में कैकुबाद की हत्या करके कैमूर्स को गद्दी पर बिठाता है। 1290 में कैमूर्स, जो ये एक बालक था, कैमूर्स, 1290 में कैमूर्स को मलिक फिरोज द्वारा गद्दी से हटा दिया जाता है। मलिक फिरोज कौन था? मलिक फिरोज था जलालुद्दीन फिरोज, जिसने किसकी स्थापना की? खिलजी वंश की, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? जलालुद्दीन खिलजी के नाम से। तो गुलाम वंश में क्या क्या याद रखेंगे हम? सबसे पहले याद रखेंगे किसके बारे में? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान के बाद गयासुद्दीन बलबन के बारे में याद रखेंगे। इनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में याद रखेंगे, इनके द्वारा जो काम किए गए उनके बारे में याद रखेंगे। उसके बाद कैकुबाद और कैमूर्स को हटाता है कौन? फिरोज खिलजी, जो बाद में किसके नाम से शासन करता है? जलालुद्दीन खिलजी के नाम से खिलजी वंश की स्थापना करता है 1290 में। सबसे कम अगर शासनकाल किसी का पूछा जाए तो किसका है? खिलजी वंश का। कितना? 30 वर्ष, जिसमें हम जनरली 3 शासक पढ़ते हैं। कौन कौन? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और इसका बेटा मुबारक। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की। इसका वास्तविक नाम था मलिक फिरोज। 1293 में इसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर आक्रमण किया। यह दक्षिण में मुसलमानों का पहला आक्रमण था। खिलजी वंश वो था जिसने जो दिल्ली सल्तनत थी उसका विस्तार दक्षिण में करने का प्रयास किया। सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी ने, उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण विजय करेगा। ये आपको याद रखना है कि दक्षिण विजय करने वाले पहले शासक कौन थे? तो खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा कौन था?
अलाउद्दीन खिलजी। नाम था क्या? अली गुरसाब। इसको कहाँ का इख्तियार बना गया? कौशाम्बी का। 1296 में मंगोलों का चौथी बार आक्रमण होता है और इस अभियान पर जलालुद्दीन ने किसको भेजा? अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। अलाउद्दीन ने इस आक्रमण में मंगोलों को पराजित किया। मंगोलों के 2000 सैनिक दिल्ली में ही रुक गए। जलालुद्दीन ने इसका धर्म, जो मंगोल थे उनका कोई धर्म नहीं होता था, वो खान जरूर लगाते थे, लेकिन वो खान उनका टाइटल था, उनका मुस्लिम धर्म से कोई लेना देना नहीं था। जिनको बाद में जब 2000 मंगोल यहाँ रुकते हैं तो उनको रुकने के लिए दिल्ली में एक जगह दी जाती है। आज भी दिल्ली में मंगोलपुरी नाम की जगह है, अगर आप दिल्ली कभी गए हो तो। और दिल्ली में रहने के लिए एक शहर बसाया जिसे क्या कहा गया? मुगलपुर। यही नवीन मुस्लिम कहलाए। ये 2000 सैनिक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर दिल्ली का अगला सुल्तान कौन बनता है? जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक शासन करता है। अलाउद्दीन खिलजी खुद को कहता था सिकंदर सानी, मतलब कि सिकंदर के जैसा, मतलब कि विश्व विजेता। तो इससे आपको पता लगता है कि ये कितना महत्वाकांक्षी शासक था, सिकंदर की तरह पूरा विश्व विजेता बनना चाहता था। इसलिए इसने अपना जो दिल्ली सल्तनत का विस्तार था वो चारों दिशाओं में करने का निर्णय लिया। तो संस्कृत के जोधपुर अभिलेख में इसकी तुलना किससे की गई है? देवताओं से की गई है। ये दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान है। सबसे ज्यादा जो बाजार के सुधार, सैनिक सुधार या जमीनी सुधार जो किए थे दिल्ली सल्तनत में, वो किसने किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये आपको याद रखना है। इन्हें सेना को नगद वेतन देने का शुरुआत की थी। इससे पहले सेना को क्या दिया जाता था? जमीन के रूप में कुछ भूमि दी जाती थी, लेकिन नगद वेतन की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो इसके प्रिय कवि थे, इसके दरबार में रहते थे। इन्हें तोताए हिंद कहा जाता है। सितार और तबला का आविष्कार जनक कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो। खड़ी बोली में अपनी जो सॉरी खड़ी बोली में अपनी जो कृतियां थी उनकी रचनाएं करते थे। कव्वाली गायक, कव्वाली की जो कहा जाता है कि कव्वाली की शुरुआत किसके द्वारा मानी गई है? अमीर खुसरो के द्वारा। इन्होंने कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा। किसने? अमीर खुसरो ने। तो छोड़िए, अमीर खुसरो ने खमसाए खुसरो नामक बुक लिखी। इन्होंने बलबन के शासनकाल से ही अपने कवि जीवन की शुरुआत कर दी थी। ये बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के, मतलब कि कितना लंबा शासनकाल है आप ये देखिए। इसके बाद लगभग 7 से 8 शासक चेंज होते हैं। तो उस पूरे शासनकाल के दौरान कौन रहे? अमीर खुसरो। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान जहान की उपाधि दी। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। 1298 में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान पर गया। ये गुजरात के मलिक काफूर को खरीदता है। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, वो किसको खरीद के लाता है? मलिक काफूर को 1000 दीनार में। इसलिए इसका नाम पड़ता है क्या? 1000 दीनारी। तो 1000 दीनारी किसका नाम है? मलिक काफूर का। मलिक काफूर इसका सेनापति था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। इस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? रतन सिंह। पद्मावत उपन्यास में इसका वर्णन देखने को मिलता है। पद्मावत उपन्यास किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया, जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के लगभग 150-200 साल बाद लिखा गया। तिरसा सूरी के शासनकाल में लिखा गया था। 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना साउथ इंडिया मिशन की शुरुआत की। इस अभियान पर इसने मलिक काफूर को भेजा। 1308 में मलिक काफूर ने तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव, कौन से वंश के शासक थे? ये काकतीय वंश के, काकतीय वंश। मलिक काफूर ने प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। जब मलिक काफूर किसको? प्रताप रुद्रदेव को हराता है, तो कौन सा कोहिनूर हीरा प्राप्त करता है? जो गोलकुंडा की खान से निकला था। यह हीरा सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी को मिला। यह हीरा कहां से निकला? गोलकुंडा की खान से। गोलकुंडा की खान से निकला। दक्षिण भारत तक साम्राज्य का विस्तार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी उपाधि धारण की? सिकंदर सानी की, या अलेक्जेंडर सेकंड की उपाधि धारण की। अलेक्जेंडर नाम था सिकंदर का। इसके बाद इसने जनता पर जजिया और जकात जैसे कर लगाए। जकात मुसलमान देते थे और जजिया कौन देते थे? हिंदू देते थे। इसके अलावा भी इसने निम्न कर लगाए। कौन कौन से? एक हाउस टैक्स लगाया, जिसको क्या कहा जाता था? धरई। एग्रीकल्चर टैक्स लगाया, कृषि कर। इरिगेशन टैक्स लगाया, को कहा जाता था सिंचाई कर।
एनिमल फीडिंग टैक्स लगाया जाता, इसको क्या कहा जाता था, क्या, चरई। तो चरई और धरई, दो कर आपको याद रखने हैं। इसने एक कर विभाग बनाया जिसे क्या कहा जाता था, दीवाने मस्त राज, दीवान ए मस्त राज, ये इसका नाम था। इसने मसाहत सिस्टम की शुरुआत की, भूमि नापने के लिए इसने मसाहत सिस्टम लेके आया। ये सबसे पहले इसने एक अपने नाम से, अलाई नाम से एक माप भी शुरुआत की थी। बाजारों में वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने वाला ये प्रथम सुल्तान था। इसने ही हुलिया या दाग सिस्टम की शुरुआत की। हुलिया और दाग सिस्टम क्या थे कि सैनिकों की पहचान करने के लिए इसने एक आइडेंटिटी, जैसे आज आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, तो उसी तरीके से सैनिकों का एक हुलिया उसके कार्ड पे होता था, जिसको कहा जाता था हुलिया सिस्टम। और दाग सिस्टम क्या होता था कि हर प्रांत के या हर सैनिक के घोड़े के ऊपर एक दाग का चिन्ह लगाया जाता था, जिससे घोड़ों की पहचान होती थी। तो उसकी शुरुआत कौन करता है, अलाउद्दीन खिलजी करता है। इस प्रथा को शेरशाह सूरी ने भी अपनाया। इसने दिल्ली में कौन कौन से स्मारक बनवाए, अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, सीरी फोर्ट, सीरी किला और हौज खास। कौन कौन से, अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, सीरी फोर्ट और हौज खास। अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, सीरी फोर्ट, हौज खास। याद करने की कोशिश कीजिए, अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, सीरी फोर्ट और हौज खास। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई। इसका मकबरा कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। इसके बाद शासक कौन बनता है, इसका बेटा मुबारक शाह खिलजी। महिलाओं के कपड़े पहनता था या बहुत सी बार बिना कपड़ों के ही दरबार में आ जाया करता था। ये खुद को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली का एकमात्र शासक था। 1320 में गाजी मलिक ने इसे सिंहासन से हटाकर किसकी स्थापना की, तुगलक वंश की स्थापना की, तुगलक वंश। तो अब तीसरा वंश हम पढ़ेंगे, कौन सा, तुगलक वंश। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा गुलाम वंश, स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद हमने पढ़ा कौन सा, खिलजी वंश, स्थापना किसने की, जो जलालुद्दीन खिलजी था उसने। इसके बाद गाजी मलिक ने किसकी स्थापना की, तुगलक वंश की। गाजी मलिक आगे किसके नाम से शासन करता है, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। देखिए, इसी ने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना की। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक था। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन है, क्या नाम है, गयासुद्दीन तुगलक। इसने 1323 में अपने बेटे जोना खान को तेलंगाना मिशन पर भेजा। इसने तेलंगाना को तुगलक राज्य में मिलाया और तेलंगाना का नाम बदलकर क्या रखा, सुल्तानपुर। हजरत निजामुद्दीन औलिया नामक सूफी संत इनके दरबार में रहते थे। 1325 में बुसरा खान बंगाल का इक्तेदार ने दिल्ली के सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया। 1325 में लकड़ी के महल में, जिसको किसने बनवाया था, इसके बेटे जोना खान ने। तो ऐसा कहा जाता है कि ये साजिश के थ्रू इसको मारा गया था। गयासुद्दीन तुगलक की हत्या उस महल में, लकड़ी का महल इसने अपने पिता के लिए बनाया था जोना खान ने। तो कहा जाता है कि हाथियों की वजह से जो महल था वो पूरा गिर जाता है और उससे किसकी मृत्यु हो जाती है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु उस महल में दबने से हो जाती है। इसका मकबरा दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थित है। इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा जोना खान अगला शासक बनता है। नाम था जोना खान। शासन किसके नाम से करता है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो गाजी मलिक किसके नाम से शासन करता है, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। और इसके बाद जोना खान किसके नाम से शासन करता है, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। शासनकाल आपको याद नहीं रखना है, 1325 से 51, इसको आप रहने दीजिए। इसको पागल सुल्तान कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसके जो सुधार कार्य थे वो इसके लिए उल्टे साबित हुए हमेशा। ये अपने समय से आगे की सोचता था। इसने बहुत सारे अच्छे अच्छे सुधार करने की कोशिश की, लेकिन उस समय वो सुधार क्या हुए कि इसके उल्टे रूप में लोगों को प्रभावित करते थे। जैसे इसने क्या किया कि नहरी क्षेत्र जो गंगा यमुना दोआब था वहाँ एक सिंचाई कर लगाया, लेकिन उस साल क्या पड़ गए, अकाल पड़ गया। उसके बाद इसने जो अपनी राजधानी थी वो दिल्ली से कहाँ स्थापित की, दक्षिण भारत में स्थापित की। तो उसकी वजह से लोग परेशान हुए। पूरी की पूरी राजधानी चेंज की इसने किस समय, जब सॉरी थोड़ा आज तबीयत का वो है 3-4 दिन से। तो देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम मोहम्मद बिन तुगलक। आज भी अगर किसी
को सन की कहना होता है तो उसको मोहम्मद बिन तुगलक का नाम दिया जाता है। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि हम मोहम्मद बिन तुगलक का उपयोग करते हैं पागल के रूप में, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पागल सुल्तान कहा जाता है। ये अरबी और फारसी का महान विद्वान था। इसके शासनकाल में एक दक्षिण अफ्रीकी यात्री मोरक्को से आता है, इब्न बतूता। अब देखिए इब्न बतूता इसका अच्छा दोस्त था, इसको ये दिल्ली का काजी नियुक्त करता है, लेकिन किसी बात पर इससे विवाद हो जाता है तो ये इब्न बतूता को उठा के जेल में डाल देता है। तो इससे आपको पता लग सकता है कि ये वास्तव में सन की था। तो इसके कौन, इब्न बतूता ने अपनी इसको काजी नियुक्त किया जाता है इसको दिल्ली का। इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम याद रखना है, क्या है, रहला। रहला के अनुसार कश्मीर, बलूचिस्तान व राजपूताना को छोड़कर संपूर्ण हिंदुस्तान पर किसका शासन था, मोहम्मद बिन तुगलक का। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ी वेतन प्राप्त सेना इसी की थी। इस पुस्तक में भारत और मोरक्को के बीच व्यापार का वर्णन मिलता है। रहला में दुनिया का सबसे प्रसिद्ध व समृद्ध शहर दिल्ली को बताया गया है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करने वाला यह प्रथम सुल्तान था। भारत में सती प्रथा की शुरुआत गुप्त काल में मानी गई है। मैंने आपको बताया था कि एक अभिलेख है एरन अभिलेख भानुगुप्त के समय, जिसमें हमें सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। एरन अभिलेख भानुगुप्त के समय, ये हम पढ़ चुके हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। देखिए सती प्रथा पर रोक लगाने वाले शासक कौन कौन से, फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद अकबर और औरंगजेब। 1829 में भारत में सती प्रथा का पूर्णतः निवारण किसने किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए, 27 विद्रोह हुए साउथ इंडिया में, 7 विद्रोह हुए नॉर्थ इंडिया में, टोटल 34 विद्रोह हुए। मंगोलों का 5वीं बार आक्रमण किसके समय हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अब देखिए इसकी जो सिस्टम्स थे, इसके सुधार थे, उनकी बात करते हैं। इसने अपनी राजधानी दिल्ली को दौलताबाद में शिफ्ट किया। खुरासान अभियान की विफलता, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, उस समय वहां क्या चल रहा था, अकाल की स्थिति चल रही थी। टोकन करेंसी, जो आज के समय हम सिक्के देखते हैं या करेंसी नोट देखते हैं, उसकी शुरुआत किसने की थी, उसकी शुरुआत की थी किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। टोकन का मतलब होता है कि एक प्रतीकात्मक रूप से जो हमारे हाथ में जो नोट है वो उसकी वैल्यू क्यों है 10 रुपए, क्योंकि वो एक प्रतीक है कि हाँ इसकी कीमत 10 रुपए है। तो इस तरीके से इसने एक प्रतीक के रूप में टोकन की शुरुआत की थी। तो टंका, जीतल, ये किसके होते थे, ब्रॉन्ज और लेदर के कॉइन्स होते थे। तो इस समय क्या हुआ कि जो नकली जो सिक्के होते थे या नकली करेंसी होती थी उसकी भरमार हो गई। तो इस कारण से भी इसका जो प्रशासन था उसमें बहुत समस्याओं का सामना किसको करना पड़ा, मोहम्मद बिन तुगलक को। कराचल अभियान, 1351 में सिंध विद्रोह के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद याद रखना है किसको, फिरोज शाह तुगलक, ये इंपॉर्टेंट शासक है। इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। फिर अपने शासनकाल में 6 शहर बताए, कौन कौन से, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजशाह कोटला, फिरोजाबाद और जौनपुर। ये मोहम्मद बिन तुगलक का बड़ा भाई था। सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा नहरें, ये क्वेश्चन आता है, सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा नहरें बनवाने वाला शासक कौन था, मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक। इसने सिरसा में एक नहर का निर्माण करवाया, वहां 1200 बाग बनवाए। इसने अशोक के टोपरा स्तंभ को मेरठ स्तंभ को कहाँ, दिल्ली में स्थानांतरित किया। इसने जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करवाया और ज्वालामुखी मंदिर को लूटा। इसके बाद इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। मैंने आपको बताया कि पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगता था, ब्राह्मण, विकलांग और महिलाएं जो होती थी उनको जजिया कर से मुक्ति दी जाती थी। 1369 में इसने कुतुब मीनार की 4थी और 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया। देखिए कुतुब मीनार को अब याद कीजिए, निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, निर्माण पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। 4थी और 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। 3 शासक हुए इससे संबंधित। जनता को आर्थिक मदद देने के लिए इसने एक विभाग बनाया जिसे दीवाने खैरात तथा एक दरुल सफा, सफा का मतलब होता है कि तबीयत। तो 2 विभाग आपको कौन कौन से याद रखने, फिरोज शाह तुगलक के, दीवाने खैरात और दरुल सफा। सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला प्रथम सुल्तान। 1388 में इसकी मृत्यु हो गई। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था।
1398 में दिल्ली सल्तनत पर किसका आक्रमण होता है? तैमूर लंग का। उस समय शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। तो तैमूर लंग के आक्रमण के समय, किसके? तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। ये आपको याद रखना है। देखिए, नसीरुद्दीन महमूद का मंत्री था कौन? खिज्र खां। खिज्र खां की मदद से तैमूर का जो आक्रमण था उसको ये विफल करता है। खिज्र खां के द्वारा नसीरुद्दीन महमूद को सिंहासन से हटाया गया, जिसने भारत के प्रथम शिया वंश की स्थापना की। इससे पहले के वंश कौन से थे? सुन्नी। और पहला शिया वंश कौन था? कौन सा था? सैयद वंश। और पहला अफगान वंश कौन सा था भारत पर? दिल्ली सल्तनत में लोधी। लोधी वंश। ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। खिज्र खान के द्वारा नसीरुद्दीन महमूद को सिंहासन से हटाया गया, जिसने भारत के प्रथम शिया वंश की स्थापना की। तो अब हम कौन से वंश के बारे में पढ़ेंगे? सैयद वंश के बारे में। इस वंश की स्थापना खिज्र खान ने की, जिसने 1414 से लेकर 1429 तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। मुबारक शाह वजीर था इसका कौन? बहलोल अफगानी। टाइटल किसका था? खाने खाना। बहलोल ने किसकी उपाधि धारण की? खान ए खाना। मोहम्मद शाह, इसने बहलोल को अपना पुत्र घोषित किया। अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह ने अपना सिंहासन किसको समर्पित किया? बहलोल को। और इसके बाद बहलोल किसकी स्थापना करता है? लोधी वंश की। लोधी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी के बारे में बात करें तो सुल्तान बनने के बाद इसने अपने नाम के बहलोली सिक्के चलाए। इसने जौनपुर पर आक्रमण करके वहां उसको लोधी वंश में मिलाया। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ, जो एक महान शासक हुआ, जिसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। कौन? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का एक फैक्ट तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि इसने आगरा की स्थापना की 1504 में। डेट के साथ याद रखना है। इसी के समय वास्को डिगामा भारत आता है। दो फैक्ट्स के बारे में क्या याद किए? सिकंदर लोधी के समय पहला, वास्को डिगामा 1498 में भारत आता है किसके समय? सिकंदर लोधी के समय। और 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की यमुना नदी के किनारे। इसने आगरा के में बाबरगढ़ का किला बनवाया। 1506 में इसने राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। सिकंदर लोधी एक कवि था जो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। इसने आयुर्वेद पर एक पुस्तक लिखी। ये छोड़िए आप, ये फैक्ट आपको सिकंदर लोधी में क्या याद रखना है? सिकंदर लोधी में आपको याद रखना है कि इसने एक तो आगरा की स्थापना की, एक इसका टाइटल याद रखना है गुलरुखी, और तीसरा क्या याद रखना है कि वास्को डिगामा किसके समय भारत आया? सिकंदर लोधी के समय। इसने एक मापने की एक इकाई चलाई जिसको क्या कहा जाता था? गजे सिकंदरी। इसने भी कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुआ जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान बना। उसका नाम क्या था? इब्राहिम लोधी। इसका युद्ध होता है फिर किससे? बाबर से। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526। पहला 1517 खतौली का युद्ध, राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ते हैं। इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच। इसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया। उसके चाचा दौलत खान लोधी पंजाब के सूबेदार और आलम खान लोधी दिल्ली के सूबेदार। कहते हैं कि इन दोनों ने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए इनवाइट किया था, लेकिन नाम किसका लिया जाता है? पत्र किसका दिखाया जाता है? राणा सांगा का। जबकि राणा सांगा 1517 में खतौली के युद्ध में, बाड़ी के युद्ध में उसको हरा चुके थे। 1519 में भारत पर बाबर का आक्रमण होता है। कहां? सिंध पर। 1520 में और 1521 में 3 अटैक किए गए सिंध और कश्मीर पर। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है।
तराइन सेकंड के बाद भारत का एक और निर्णायक युद्ध कौन सा? पानीपत प्रथम। इसके बाद भारत में किसकी शुरुआत होती है? मुगल वंश की शुरुआत होती है। जो तराइन सेकंड युद्ध था उसके बाद भारत में गुलाम वंश की या मुस्लिम वंश की शुरुआत होती है, और तराइन जो पानीपत प्रथम है इसके बाद भारत में मुगल वंश की शुरुआत होती है। तो ये भारत की इतिहास के दो टर्निंग पॉइंट्स माने जाते हैं, या कहें कि जो सबसे निर्णायक युद्ध है वो माने जाते हैं। कौन कौन से? तराइन द्वितीय और पानीपत प्रथम। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया, जिसे बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या करके मुगल वंश की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया कौन सा था? इब्राहिम लोदी। इसका मकबरा कहाँ है? पानीपत हरियाणा में। अब बात करते हैं मुगल डायनेस्टी। देखिए, मुझे चीजें आपको समझ आ रही होंगी। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम जो आधुनिक भारत है उसके बारे में भी वीडियो लेके आएंगे। उसके बाद भारतीय भूगोल के बारे में एक वीडियो रहने वाली है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, इनकी शॉर्ट वीडियोस जो मैंने आपको पहले करवाई थी उसी तरीके से अपडेटेड नोट्स के साथ हम कवर करेंगे। देखिए, अब बात करते हैं किसकी? मुगल वंश की। 1526 से 1707 तक, और उसके बाद 1857। दो पार्ट्स में हम मुगलों को पढ़ते हैं। शुरुआत के जो साल है 1526 1700 साल, इस समय 6 जो बड़े शासक थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद 1707 से 1857 तक लगभग 7 से 8 छोटे छोटे शासक रहे, उनके बारे में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, बाबर 1526 से 1530। बाबर का जन्म 14 फरवरी, हाँ 14 फरवरी को जन्म हुआ है। तुर्क के फरगना में हुआ है, तुर्की के फरगना में हुआ है। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तैमूर के परिवार से था, और इसकी माता निगर बेगम जो चंगेज खां के परिवार से थी। 1494 में मात्र 11 वर्ष की आयु में इसने अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना का शासन संभाला, और अगले 8 साल यह तुर्कों के समरकंद पर शासन करता है। बाबर और हम इसको पढ़ेंगे कहां से? 1526 से। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में इसने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया, और इसने उस्मानी विधि से अपने तोपों को आगे सजाया। बाबर भारत में प्रथम शासक था जिसने बारूद का प्रयोग किया या तोप का प्रयोग किया, तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया। यही इसके सफलता के कारण थे। और ये घोड़ों का प्रयोग करता था। भारतीय राजा जो थे हाथियों का प्रयोग करते थे, भारी शस्त्रों का प्रयोग करते थे। इसकी तलवारें हल्की थी, बारूद का प्रयोग था, तोपों का प्रयोग था, और अच्छी रणनीति के कारण बाबर भारत पर कब्जा करने में सफल होता है। इसके युद्धों के बारे में बात करते हैं। देखिए, उस्मानी विधि क्या होती है? जैसे ये यमुना है, इधर बीच में खाई खोद दी जाती है और इधर सेना लगा दी जाती है। इसके तोप चालक उस्ताद अली और मुस्तफा खान थे। बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी। काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण पानीपत में करवाया। काबुल और कंधार बाबरी कॉइंस, चांदी के सिक्के चलवाए। ये चीजें आपको जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स होंगे मैं केवल उन्हीं को याद करवाने की आपको कोशिश करूंगा। काबुल की जनता ने इसे कलंदर की उपाधि दी, ये आपको याद रखना है। मुगल वंश की पहली राजधानी आगरा को बनाया गया। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया, इसके बारे में आपको याद रखना है। बाबर और राणा सांगा के बीच महमूद लोदी और मेदिनी राय मालवा के राणा सांगा के साथ आए। खानवा के युद्ध के दौरान इसने जिहाद का जिक्र किया। राणा सांगा को पराजित करके इसने गाजी की उपाधि ली। 1528 में चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया, तो मेदिनी राय की हत्या होती है। चंदेरी के युद्ध के दौरान बाबर ने जौहर देखा। 1527-28 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया, जो किस किस के बीच? बाबर और अफगानों के युद्ध मध्य लड़ा गया। 1530 में मात्र 47 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो जाती है। पहले इसका मकबरा आगरा के आरामबाग में और उसके बाद काबुल में इसको दफनाया गया। तो बाबर के बारे में मेन चीज हमें क्या याद रखनी है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो याद रखना है। उसके बाद खानवा का युद्ध 1527 याद रखना है, और पानीपत का युद्ध 1526 याद रखना है। कौन कौन शासक थे वो याद रखने हैं। कलंदर की उपाधि याद रखनी है। खानवा के युद्ध में कौन कौन से शासक आए थे, इस युद्ध में क्या हुआ, ये हम विस्तार से किसमें कवर करेंगे जब हम
राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं, राणा सांगा पढ़ते हैं, उसमें हम अच्छे से कवर करते हैं। तो बाबर के ऊपर मैं यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ हम मेन किसको पढ़ेंगे? अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। हाँ, ये याद रखना है। इसने अपनी आत्मकथा किसके नाम से लिखी? तुजुक बाबरी। अकबर ने इसका फारसी में अनुवाद करवाया, किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। तो तुजुक बाबरी किसने लिखी? स्वयं बाबर ने। इसके बाद शासक बनता है कौन? हुमायूं। 2 बार शासक बनता है, पहले 1530 से 1540। उसके बाद बीच में आता है कौन सा? सूर्य राजवंश। फिर 1555 से 1556 1 वर्ष के लिए शासन करता है और इसकी मृत्यु हो जाती है लाइब्रेरी से सीढ़ियों से गिर के। देखिए, बाबर के 4 पुत्र थे, कौन कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। जिसमें हुमायूं को दिया गया दिल्ली और आगरा, कामरान को दिया गया काबुल और कंधार, अस्करी को दिया गया संभल और हिंदाल को दिया गया कौन सा? अलवर का क्षेत्र। हुमायूं का जन्म होता है 1508 ईस्वी में काबुल में। महमूद लोदी बंगाल का गवर्नर था, इब्राहिम लोदी का भाई था। शेर खान बिहार का गवर्नर था उस समय। बहादुर शाह गुजरात का शासक था। इसने पहला अटैक कलिंजर के किले पर किया, उस समय यहाँ का शासक था प्रताप रुद्रदेव। इस युद्ध में दोहरिया का युद्ध हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में महमूद लोदी को पराजित कर उसकी हत्या की गई। अब इसे बिहार और बंगाल का शासक किसको बनाया? शेर खान को बनाया, जो चुनारगढ़ बिहार के किले में रहने लगा। 1532 में 1532 में हुमायूं ने चुनारगढ़ पर आक्रमण किया। 1533 में हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित किया। 1538 में हुमायूं ने दोबारा चुनारगढ़ पर आक्रमण किया। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ हुमायूं और शेर खान के मध्य। इस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित किया और निजाम नामक नाविक ने हुमायूं की जान बचाई। चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की और सूर्यवंश की स्थापना की। किसने? शेरशाह सूरी ने। हुमायूं जब वापस आता है, जब इसकी जान बचाता है कौन? निजाम नाम का नाविक, तो ये इसको 1 दिन का सुल्तान बनने का मौका देता है। इसके सम्मान में चमड़े के सिक्के चलवाए जाते हैं। 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़ा गया, जो कि हुमायूं को पराजित कर सूर्यवंश की स्थापना होती है। 1541 में हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम के साथ विवाह किया। इसके बाद हुमायूं राजस्थान के अमरकोट के राजा, जो पाकिस्तान सिंध क्षेत्र में आते हैं, बिरसाल के पास जाता है। 1942 में अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में अकबर का जन्म होता है। अकबर का बचपन का नाम था बदरुद्दीन और जो सिखों के गुरु थे अंगद देव, उनसे आशीर्वाद लेता है कौन? हुमायूं। अंगद देव ने ही किसका, जो सिख कम्युनिटी में जो लैंग्वेज चलती है और उसकी जो लिपि है गुरुमुखी लिपि, उसके आविष्कार किसने किया था? उसकी रचना किसने की थी? अंगद देव ने। 1545 में इसने अपने भाई कामरान की हत्या कर काबुल और कंधार पर अधिकार किया। काबुल में बैरम खान इसका सेनापति रहा। 1554 में पेशावर में, 1555 में लाहौर पे अधिकार करता है। 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं और नसीर खान के बीच लड़ा गया, जिसमें नसीब खान को पराजित किया गया। 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया और हुमायूं और सिकंदर सूरी के मध्य लड़ा गया। सिकंदर सूरी को हराकर हुमायूं दोबारा मुगल वंश की स्थापना करता है वापस से। 1556 में दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। दिल्ली में एक नगर की स्थापना करता है हुमायूं, उस नगर का नाम क्या था? दीनपना नगर। दीनपना नगर की स्थापना करता है। आपको राजनीतिक उपलब्धियों पे इतना फोकस नहीं करना है। आरपीएससी जनरली भारतीय इतिहास से राजनीतिक उपलब्धियां नहीं पूछती है, आपको केवल सांस्कृतिक उपलब्धियां, किताबें, ऑथर्स, बुक्स, उनके बारे में याद रखना है। ये आप एक बार सुनिए, थोड़ा आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, लेकिन जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं वो मैं आपको याद अच्छे से करवाने की कोशिश करूंगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण किसने करवाया? हाजी बेगम ने। इसकी जीवनी हुमायूं नामा, जिसको किसने लिखा? इसकी बहन गुलबदन बेगम ने। तो हुमायूं नामा किसने लिखी? हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई? गुलबदन बेगम द्वारा। ये अफीम का आदी था।
इसके बाद कौन सा राजवंश आता है? सूर्य राजवंश, 1540 से 1555। संस्थापक था कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बारे में आपको एक फैक्ट याद रखना है क्या, कि इसने जो जीटी रोड थी, ग्रैंड ट्रंक रोड, उसका निर्माण करवाया। जन्म हुआ 1446 पंजाब के होशियारपुर में। बचपन का नाम था फरीद, पिता का नाम हसन खां। प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर में हुई। शिक्षा पूर्ण करने के बाद फरीद लोहानी बिहार का शासक का अंगरक्षक बनता है। इसके बाद लोहानी ने इसे शेर खान की उपाधि दी। लोहानी की मृत्यु के बाद इसकी विधवा से निकाह कर ये बिहार पर राज्य करना शुरू करता है। इसी ने भारत पर सबसे प्रसिद्ध सड़क शेरशाह सूरी मार्ग, या जिसको अब क्या कहा जाता था, ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, वो उसका निर्माण करवाया सोनार गांव से पेशावर तक। 1700 सरायों का, जैसे ये रोड थी तो इसमें बीच बीच में चौकियां लगाई, जो डाक डकैत या उनसे सुरक्षा के लिए, और जो राहगीर थे उनके ठहरने के लिए 1700 सरायों का निर्माण कराया गया। वर्तमान में अमृतसर से कोलकाता तक है जीटी रोड। इसके द्वारा चलवाए गए सिक्के को रुपया कहा जाता था। चांदी के थे, तांबे के सिक्के जो चलवाए उन्हें दाम कहा जाता था। इसी ने अपने शासनकाल में डाक सेवाओं का प्रचलन करवाया। डाक विभाग की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? डलहौजी के द्वारा। इसने हुलिया और डाक प्रथा को भी अपनाया। इसकी शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सी किताब लिखी? पद्मावत। 1545 में कलिंजर अभियान में तोप का गोला चलाते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका मकबरा बिहार के सासाराम में है, जो इसने खुद बनवाया था। इसके 3 उत्तराधिकारी हुए, इस्लाम सूर, सिकंदर सूर और आदिल शाह सूर। आदिल शाह सूरी का प्रधानमंत्री था कौन? हेमू, जो थोड़े समय के लिए वापस शासन करता है और थोड़े समय के लिए वापस दिल्ली पर एक हिंदू शासक के रूप में जाना जाता है, और उपाधि किसकी धारण करता है? विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य हेमू या विक्रमादित्य हेमचंद्र, नाम आपको याद रखना है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू। इसके बाद हम चलते हैं किस पे? अकबर पे। तो अगला है अपने कौन? इंपोर्टेंट शासक है अकबर। 1556 से 1605, 49 वर्ष तक शासन किया। जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 राजस्थान के अमरकोट में, या पाकिस्तान में आता है अब। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर व बैरम खान दोनों पंजाब के गुरदासपुर मिशन पे थे। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण करके मुगल सिंहासन पर अधिकार किया। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और दिल्ली का शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से बना। बैरम खान ने कलानौर में ही 13 वर्ष की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक करवाया, और यह जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से मुगल साम्राज्य का अगला शासक बना। हेमू 14वां शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पहला शासक चंद्रगुप्त सेकंड, ये हम सारा इनके बारे में पढ़ चुके हैं। जो हमारा इंपोर्टेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। 5 नवंबर 1556। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध सबको याद रहता है, लेकिन पानीपत का द्वितीय युद्ध आपको याद रखना है किस किसके? अकबर के और हेमू के मध्य, जिसमें अकबर की सेना का संचालन कौन कर रहा था? बैरम खान। 1556 से 1560 तक अकबर बैरम खान के संरक्षक के रूप में शासन किया। 1560 में तिलवाड़ा का युद्ध अकबर और बैरम खान के मध्य लड़ा गया। बैरम खान के बेटे थे कौन? अब्दुल रहीम खाने खाना। 1560 से 1562 तक महामंगा जो इसकी संरक्षक या सहयोगी रही, उसमें इसे पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार या पेटीकोट शासन कहा गया। 1560 से 1562 के युग को। 1561 में अकबर ने अपना पहला आक्रमण मालवा के शासक बाज बहादुर पर किया। 1561 में राजस्थान के शासक भारमल की बेटी हरकाबाई से विवाह किया, जो मरियम और जवानी के नाम से प्रसिद्ध थी। 1562 में इसने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1563 में इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1564 में जजिया और तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। इन बातों से खुश होकर जनता ने इसको अकबर की उपाधि दी। अकबर शेख सलीम चिश्ती सूफी संत थे, फतेहपुर सीकरी में रहते थे, का अनुयायी बना। 1569 में अकबर के पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया क्या? सलीम, इन्हीं के नाम के ऊपर।
1572 में अकबर ने अपने गुजरात अभियान पर गया और गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिलाया। गुजरात अभियान के दौरान इसने सबसे पहले समुद्र देखा और पुर्तगालियों से इसकी पहली बार मुलाकात हुई। 1573 में गुजरात विलय में के उपरांत बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने 1573 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अब देखिए इसके निर्माण कार्य याद रखने हैं कौन कौन से हैं। इबादत खाना, पंचमहल, मरियम महल, सलीम चिश्ती का मकबरा। इसने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। अकबर और महाराणा प्रताप के नेतृत्व विरुद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर का नेतृत्व किसने किया? मान सिंह ने। और पहले जो पुरानी पुस्तकें थी उनमें क्या आता था? पराजित किया गया। लेकिन अब जो नई एनसीईआरटी या वो है तो उनमें या तो माना जाता है क्या? महाराणा प्रताप की जीत, या फिर अनिर्णायक युद्ध इसको माना जाता है। 1577 में अकबर ने 500 बीघा जमीन अपने दोस्त गुरु रामदास को दी और उसी भूमि पर गुरु रामदास ने अमृतसर शहर बसाया। 1582 में अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना की। छोड़िए, ये सजदा और पेवोस आपको किसके याद रखने हैं? बलबन के याद रखने हैं, वो पूछता है। इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू शासक कौन था? बीरबल, जिसका वास्तविक नाम क्या था? महेशदास। 1583 में इसने इलाही संवत की शुरुआत की। इलाही कॉइन्स चलाए, राम सीता टाइप कॉइन्स चलाए, इलाही गज की शुरुआत की और प्रयाग का नाम बदलकर क्या रखा? इलाहाबाद। आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट और लाहौर फोर्ट का निर्माण करवाया गया। अकबर के काल को साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। यहाँ एक चीज देखिए, अकबर के काल को साहित्य का स्वर्णकाल, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो आपको अकबर के साहित्यकार याद रखने हैं, जहांगीर के चित्रकार याद रखने हैं और शाहजहां के जो स्थापत्य कला के जो निर्माण करता थे उनको याद रखना है। फारसी भाषा में इसी के शासनकाल के दौरान फारसी जो थी भारत की आधिकारिक भाषा बनी। 1833 में इंग्लिश बनी और 1965 में हिंदी हमारी राज्यभाषा बनी। 1598 में अकबर के पुत्र सलीम ने इसके खिलाफ विद्रोह किया और इलाहाबाद का स्वतंत्र शासक घोषित किया। सलीम ने 1602 में अबुल फजल की हत्या कर दी। इसने गुस्से में आकर अकबर ने सलीम के बेटे खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 1599 में पहला ब्रिटिश जॉन मिल्डन हॉल भारत आया। अकबर के कोर्ट में पहले रेल्फ फिंच नाम का एक यात्री था, वो अकबर के कोर्ट में आया। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ये ब्रिटिश क्राउन, उस समय शासिका कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। 1605 में अकबर की मृत्यु अतिसार रोग के कारण होती है। इसका मकबरा आगरा के सिकंदराबाद में है। इसको दफनाया भी गया और बाद में जलाया भी गया। एक जाट शासक थे जिनके द्वारा इनको जलाया गया। इसकी जीवनी अकबरनामा या आईन अकबरी, जिसको किसने लिखा? अबुल फजल ने 7 साल में लिखा। दरबार में नवरत्न रखने वाला भारत का पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था और दूसरा शासक कौन था? अकबर था। देखिए अकबर के नवरत्न याद रखने हैं, बीरबल, तानसेन, मानसिंह, टोडरमल, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खाने खाना, फैजी, मुल्ला दो प्याजा या फकीर अजीउद्दीन। तो कौन कौन से? बीरबल, इनको याद रखने की ट्रिक है एक बात MTH। इसके बाद अगला है कौन? जहांगीर। 1605 से 1627। जहांगीर का जन्म होता है 1569 में फतेहपुर सीकरी में। बचपन का नाम क्या था? सलीम। सलाहकार कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना। 1585 में सलीम ने भगवान दास की पुत्री मानबाई से शादी की। सलीम और मानबाई का पुत्र हुआ कौन? खुसरो। 1588 में जगत गुसाई जोधाबाई से विवाह हुआ। 1592 में पुत्र कौन पैदा हुआ था? खुर्रम। जनवरी 1611 में जहांगीर ने मेहरून निसा से शादी की। मेहरून निसा का हस्बैंड था कौन? अली कुली बेग।
जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूर जहां की उपाधि दी। मेहरुन्निसा ये मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासिका थी उस समय। नूर जहां ने अपने पिता के लिए एतमाद-उद-दौला ये पिता था इसका, तो उसके लिए मकबरे का निर्माण करवाया। के बाद 1606 में खुसरो का विद्रोह। इस विद्रोह में खुसरो की मदद गुरु अर्जुन देव ने की। जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी, अपने ही पुत्र खुसरो को अंधा करवा दिया। गुरु अर्जुन देव ने ही 1589 में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया, जिसकी नींव किसने रखी थी? मियां मीर ने। बाद अकाल तख्त की स्थापना, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना। 1608 में जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंग्स। जहांगीर ने इसे कैप्टन खान की उपाधि दी। 1611 में पहला अस्थायी कारखाना इसने कहां स्थापित किया? मूसलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में। 1613 में सूरत में। 1615 में कौन आया? दूसरा नागरिक सर थॉमस रोब भारत आया। जहांगीर अपने न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। इसने 12 घोषणा करवाई, जिन्हें आईएनए जहांगीरी कहा जाता है। इसके यहाँ एक न्याय की जंजीर बंधी हुई थी, वो याद रखनी है आपको। तख्ते ताउस याद रखना है, जो किसके समय था? शाहजहां के समय। तख्ते ताउस के बाद हम शाहजहां आएगा उसमें पढ़ेंगे। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला मुगल शासक था। 1617 में जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को अहमदनगर अभियान पर भेजा और खुर्रम ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया। और इसी उल्लंघन में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार याद रखना है, कौन सा है? मंसूर मंसूर, बिसनदास, ये सारे चित्रकार थे, ये आपको याद रखने हैं। 1627 में जहांगीर की मृत्यु लाहौर में हुई। इसका मकबरा लाहौर के दादरा में स्थित है। इसने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी लिखी। अब इसके बाद हम आते हैं किस पे? शाहजहां पे। शाहजहां का जन्म 1592 में लाहौर में हुआ। इसके बचपन का नाम था खुर्रम, पढ़ चुके हम। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। 1612 में शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल से विवाह किया। 4 बेटे थे इसके, कौन कौन? दारा शिको, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद। कौन कौन से? दारा शिको, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद। सोलह सौ 31 में ताजमहल का निर्माण करवाया, आगरा के यमुना नदी के किनारे। राजस्थान के जो मकराना से सफेद संगमरमर लाके इसका निर्माण करवाया गया। इसके स्थापत्यकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। तो देखिए, अकबर के तो साहित्यकार आपको याद रखने हैं सारे, ये काम आप स्वयं करेंगे, एक गूगल करके, या आपके पास अगर पहले से नोट हो तो उनको याद करेंगे। इसके बाद जहांगीर के चित्रकार आपको याद करने हैं, और शाहजहां के स्थापत्य से जुड़े हुए जितने बिल्डिंग्स हैं, स्थापत्य बिल्डिंग्स, और जितने भी बिल्डिंग्स को बनाने वाले जो कारीगर हैं उनका नाम याद रखना है। प्रधान मिस्त्री कौन था? उस्ताद ईसा। स्थापत्यकार कौन था? अहमद लाहौरी। ताजमहल का निर्माण पित्रा द्यूरा पर्शियन कला द्वारा किया गया, जिसमें क्या होता है, संगमरमर में हीरे मोती इस टाइप की कशीदाकारी की जाती है, इनको गढ़ा जाता है उसमें। सफेद संगमरमर का इस्तेमाल सबसे पहले हुमायूं के मकबरे में किया गया, ये फैक्ट आपको याद रखना है, पूछा हुआ है। पित्रा ड्यूरा का इस्तेमाल सबसे पहले एतमाद-उद-दौला के मकबरा में किया गया, जिसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। 1636 में शाहजहां ने अपने दक्कन अभियान पर गया। इसी अभियान के दौरान शाहजहां ने मीर जुमला नामक व्यक्ति से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। 1638 में दिल्ली के यमुना नदी के किनारे पुरानी दिल्ली नामक शहर बसाया। 1638 में दिल्ली के लाल किले का निर्माण शुरू करवाया, जिसकी 2 इमारतें प्रसिद्ध हैं, कौन कौन सी? दीवाने आम और दीवाने खास। दिल्ली के जामा मस्जिद इमारतों का निर्माण करवाया, दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, इन सब का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने।
इसके बाद शुरू होता है शाहजहां के बेटों के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध। पहला 1658 में वाराणसी के पास युद्ध लड़ा गया शाहजहां और मुगल सेना के मध्य में। इस शाहजहां की जो मुगल सेना थी उसके बीच में, इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? जसवंत सिंह ने, और शाहजहां को पराजित किया। सेकंड 1658 में मध्य प्रदेश में धर्मत का युद्ध लड़ा गया औरंगजेब मुराद बख्श के बीच, मुराद जो था उसके बीच में, और मुगल सेना के साथ लड़ा गया जसवंत सिंह और कासिम खान, मुगल सेना पराजित हुई। तीसरा सामूगढ़ का युद्ध। कौन कौन से युद्धों के नाम याद रखिए आप, कौन कौन से युद्ध? धर्मत, सामूगढ़, दौराई, ये सारे युद्ध किसमें लड़े गए? उत्तराधिकार के लिए लड़े गए। किस किस के बीच में? जो शाहजहां के पुत्र थे उनके बीच में, जिनमें एक तरफ कौन था? औरंगजेब, दूसरी तरफ कौन था? दारा, और उसके बाकी भाई और शाहजहां। 1658 में आगरा के किले पर आक्रमण कर शाहजहां को कैद कर लिया गया। 1658 में आगरा में ही अपना राज्याभिषेक कौन करवाता है? औरंगजेब। इसके बाद 1669 में दौराई का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य लड़ा गया। ये मेन युद्ध है, ये आपको याद रखना है। दो युद्ध आपको याद रखने हैं इसमें, धर्मत का युद्ध और दौराई का युद्ध। 1659 में दिल्ली के लाल किले में अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाता है। के बाद अगला शासक है हमारा कौन? औरंगजेब आलमगीर, 1658 से 1707, जहां 1707 में हम अपना मध्यकालीन इतिहास समाप्त करेंगे। इसका जन्म होता है 1618 में उज्जैन के दोहद नामक जगह पे। 1637 में इसने दिल्ला बानो बेगम के साथ विवाह किया, को रबिया की उपाधि मिली, जिसके लिए इसके मकबरा बनाया गया। रबिया का मकबरा कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद में। इसको क्या कहा जाता है? ताजमहल की कुहड़ कृति, ताजमहल की कुहड़ कृति या नकल। किसका मकबरा है? रबिया बीबी का। मुगल बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने सिक्कों पर कमल छपवाने पर प्रतिबंध लगाया। ये कट्टर मुस्लिम था। इसने तंबाकू और शराब के सेवन पर प्रतिबंध किया, जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाया, दास प्रथा और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, तीर्थ यात्रा कर वापस स्टार्ट किया, जजिया कर स्टार्ट किया। औरंगजेब ने 1665, ये याद रखना है, 1665 में औरंगजेब ने जयसिंह को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 1665 में पुरंदर की संधि याद रखनी है, किस किस के बीच में? जयसिंह और शिवाजी के मध्य। 1668 में औरंगजेब ने सभी हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध किया। 1669 में इसने 3 प्रसिद्ध हिंदू मंदिर तुड़वाए। कौन कौन से? सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और केशवराय मंदिर मथुरा। 1675 में औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवाई। कहाँ? जिनकी याद में दिल्ली में कौन सा? शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। कहाँ? गुरुद्वारा दिल्ली में, गुरु तेग बहादुर के नाम पे जीटीबी नगर, गुरु तेग बहादुर नगर दिल्ली में स्थित है। 1979 में और 1679 में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया। 1681 में इसने अकबर का विद्रोह, औरंगजेब का जो बड़ा बेटा था उसको दबाया। जो औरंगजेब था इसका बेटा था कौन? अकबर। इसकी मदद कौन कर रहे थे? जो जसवंत सिंह थे, जसवंत सिंह और राज सिंह, ये जो राजस्थान के शासक थे, ये अकबर की मदद कर रहे थे विद्रोह करने में। किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ, जिसका विद्रोह, अकबर का विद्रोह फिर औरंगजेब दबाता है। उसके बाद अकबर की मदद शिवाजी के बेटे संभाजी ने की, उसके अलावा राजा राज सिंह और जसवंत सिंह जी ने की। ये 8 साल तक संभाजी के पास रहा। 1682 में औरंगजेब ने अपना दक्षिण भारत अभियान शुरू किया। इस अभियान के दौरान इसको मतलब इसको औरंगजेब की कब्र कहा जाता है। कहा जाता है कि वो दक्षिण की ओर गया और वापस कभी नहीं लौटा, वहीं उलझ कर रह गया। तो
इसमें हमें इतना ही याद रखना है। इसके बाद हम मॉडर्न इंडिया में अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो एक बार वापस से रिवीजन करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, शुरुआत की हमने कहाँ से, सबसे पहले मोहम्मद इस्लाम धर्म से और मोहम्मद साहब से, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद महमूद गजनवी, उसका आक्रमण, जयपाल पर आक्रमण, आनंदपाल पर आक्रमण, उसके बाद मथुरा उज्जैन पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, भीम प्रथम के खिलाफ उसका युद्ध, उसके बाद मोहम्मद गौरी कायंद्रा का युद्ध भीम सेकंड के खिलाफ, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के साथ उसके 2 युद्ध, तराइन प्रथम 1191, तराइन सेकंड 1192, उसके बाद चंदावर का युद्ध 1194 किसके खिलाफ, जयचंद के खिलाफ। उसके बाद उसके जो गुलाम थे उनके बारे में हमने पढ़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक का पहला गुलाम, उसका दामाद ने गुलाम वंश की स्थापना की। उसके बाद हमने पढ़ा किसके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बाद हमने पढ़ा किसके बारे में, दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान के बारे में। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन के बाद जो उसका कैकुबाद और कैमूर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर फिरोज शाह खिलजी के बारे में, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा, जो फिरोज के नाम, बचपन उसका ओरिजिनल नाम फिरोज था, जलालुद्दीन खिलजी के नाम से शासन किया, जिसके 1292 रणथंबोर और अभियान और उन सब के बाद हम राजस्थान हिस्ट्री में करेंगे। ऐसे ही इसी तरीके से अलाउद्दीन के 1303, 1308, 1311 ये सारे अभियानों की बात हम राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद अलाउद्दीन के बाद उसका बेटा मुबारक बनता है शासक। उसके बाद खिलजी के बाद फिर हम आते हैं किसके पे, तुगलक वंश पे, जहां हम गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। इनकी सिंचाई क्षेत्र में किए गए सुधारों के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद निजामुद्दीन औलिया के बारे में जानते हैं। फिर हम किसके बारे में आते हैं, फिर हम आते हैं सैयद वंश में। सैयद वंश के बाद तैमूर लंग का हम आक्रमण देखते हैं। उसके बाद फिर आते हैं हम किसमें, लोधी वंश पे, जिसमें हम सिकंदर लोधी के बारे में पढ़ते हैं, इब्राहिम लोधी के बारे में पढ़ते हैं। फिर इब्राहिम लोधी के द्वारा किसका, बाबर का युद्ध देखते हैं हम, पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके बाद जो इब्राहिम लोधी का बाबर का जो पुत्र होता है हुमायूं, उसके बारे में देखते हैं, उसके कुछ युद्ध देखते हैं हम। उसके बाद बात करते हैं किसकी, शेरशाह सूरी की, का नाम था क्या, शेर खान। शेरशाह सूरी वंश की स्थापना करता है, लगभग 15 वर्ष शासन करता है। उसके बाद वापस हुमायूं का 1 साल का शासनकाल देखा हमने। उसके बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर। अकबर साहित्य का स्वर्णकाल 1582, दीन ए इलाही धर्म, उसके बारे में हमने जाना। उसके बाद अकबर का शासनकाल साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। उसके समय अब्दुल रहीम खाने खाना, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फैजी, ये सारे हमने नवरत्न देखे उसके। उसके बाद जहांगीर, चित्रकला का स्वर्णकाल, उसमें हमें क्या याद रखना है, बिशनदास याद रखना है और मंसूर के बारे में याद रखना है, चित्रकार था। इनके चित्र आप देखेंगे एक बार गूगल करके। उसके बाद फिर हम आए किस पे, जहांगीर के बाद शाहजहां पे। फिर शाहजहां का स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, शाहजहां की सारी बिल्डिंग्स याद रखनी है हमें। शाहजहां के बाद फिर आए हम किस पे, औरंगजेब पे। औरंगजेब पे हमें क्या याद रखना है, धर्मत का युद्ध, दौराई का युद्ध, इसके अलावा पुरंदर की संधि याद रखनी है हमें। तो यहाँ आके हमारा क्या समाप्त होता है, मिडवल इंडिया। इसके अलावा 2 शासकों के बारे में आपको और पढ़ना है, जिसको मैं अगली वीडियो मॉडर्न इंडिया जब शुरू करूंगा उससे पहले मैं 2 शासकों के बारे में आपको बताऊंगा। एक का नाम है कृष्णदेवराय और दूसरे हरिहर और पुक्का, विजयनगर साम्राज्य, जो हम बीच में छोड़ के आए हैं। कहाँ, लगभग 13वीं 14वीं शताब्दी में और 15वीं शताब्दी में इन शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे। कृष्णदेवराय के बारे में इंपोर्टेंट शासक है, एक क्वेश्चन कृष्णदेवराय से हर बार पूछा जा रहा है, तो उनके बारे में अलग से हम मॉडर्न इंडिया शुरू करने से पहले उनके बारे में हम अच्छे से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको कुछ चीज़ें याद हुई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद मिलते हैं मॉडर्न इंडिया की अगली वीडियो में। धन्यवाद।